गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। पिछली कक्षा में हम लोगों ने प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य पढ़े थे। आज हम उसी के आगे एक नया टॉपिक शुरू करते हैं, प्रकृतिवाद तथा शिक्षा के पाठ्यक्रम। तो जैसा कि आप देखो कि हम लोगों ने पूर्व में भी पढ़ा था कि जो जैसा दर्शन होता है उसी के अनुसार जीवन के उद्देश्य होते हैं और उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए वैसे ही शिक्षा के उद्देश्य बनते हैं और उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए वैसा ही पाठ्यक्रम बनाया जाता है। तो जैसा कि प्रकृतिवाद को हमने कई दिन से अध्ययन किया है, तो उसमें प्रकृतिवाद ऐसी विचारधारा है जो केवल भौतिक जगत को सत्य मानती है और प्रकृति के साथ समायोजन पर बहुत ज़्यादा बल देती है। इनका कोई आध्यात्मिक लक्ष्य नहीं है क्योंकि ये किसी आध्यात्मिक जगत पर विश्वास नहीं करते। तो शिक्षा के उद्देश्यों में उद्देश्य हम लोगों ने पढ़ लिए थे। आज हम शिक्षा के पाठ्यक्रम को शुरू करते हैं। तो इन्होंने वैसे भी अगर देखें हम तो प्रकृतिवादियों ने किताबी ज्ञान से ज़्यादा शारीरिक क्रियाओं पर बल दिया है, ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण पर बल दिया है, क्रियाओं के साथ खेल कूद पर बल दिया है। इनका ये मानना है कि अगर हमारी ज्ञानेंद्रियाँ और कर्मेंद्रियाँ अगर प्रशिक्षित होंगी तो हम वैसे ही प्रकृति का ज्ञान प्राप्त कर लेंगे और प्रकृति के साथ बेहतर सामंजस्य स्थापित कर पाएंगे। तो रूसो ने तो अपनी जो पुस्तक एमील है उसमें तो विभिन्न स्तर पर पाठचर्या की बात की है और ख़ास तौर से जो शैशवावस्था में है, तो शैशवावस्था में बच्चों को किसी भी तरह का पुस्तकीय ज्ञान देने का इन्होंने विरोध किया है, बल्कि इसकी जगह खेलने कूदने, तैराकी, घुड़सवारी, हस्तकलाओं इत्यादि को महत्व दिया है। और लड़कियों की शिक्षा के लिए इन्होंने कहा है कि चूँकि रूसो की इस स्त्री शिक्षा के बारे में थोड़ा विचार इनके संकुचित हैं। इन्होंने स्त्री को सहचरी माना है और ये माना है कि वो पुरुष की सेविका है तो उसे गृह कार्य में दक्ष होना चाहिए। तो ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं उनकी विचारधारा में थोड़ा सा कमी नज़र आती है। लेकिन अगर पूरे प्रकृतिवाद की बात करें तो प्रकृतिवादी ऐसे पाठ्यक्रम की बात कर रहे हैं जिसमें भौतिक जो वैज्ञानिक विषय हैं, वैज्ञानिक विषयों को अधिक महत्व दिया गया है और साहित्यिक विषयों को गौण महत्व दिया गया है। तो इसी के आधार पर इन्होंने एक जो प्रमुख प्रकृतिवादी हैं हर्बर्ट स्पेंसर ने विभिन्न स्तर पर पाठ्यक्रम को बांटा है और इन्होंने उद्देश्य कुछ निर्धारित किए हैं और उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए पाठ्यक्रम में वैसे विषय रखे हैं, जिसमें जैसे सबसे पहला आता है आत्मरक्षा का उद्देश्य। तो आत्मरक्षा का उद्देश्य के लिए इन्होंने शरीर विज्ञान और स्वास्थ्य विज्ञान को पाठ्यक्रम में स्थान दिया है, क्योंकि इनका ये मानना है कि अगर हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, शरीर मजबूत रहेगा, तो हम अपनी आत्मरक्षा यानी हम बीमारियों से रक्षा अपनी कर पाएंगे। दूसरी बात, जो हमारे जीवन में बदलती हुई परिस्थितियां हैं उनका हम डटकर सामना कर पाएंगे। तो इसलिए आत्मरक्षा के लिए इन्होंने शरीर विज्ञान और स्वास्थ्य विज्ञान को पाठ्यक्रम में स्थान दिया है। इसके अलावा फिर दूसरा है जीविकोपार्जन। तो जीविकोपार्जन के लिए इन्होंने भौतिक विज्ञान, गणित, भूगोल इत्यादि के ज्ञान को आवश्यक माना है, तो इसलिए इन्होंने पाठ्यक्रम में इन विषयों को स्थान दिया है। इसके अलावा तीसरे नंबर पर आता है वंश वृद्धि व शिशु शिक्षा। तो वंश वृद्धि व शिशु शिक्षा के लिए इन्होंने शरीर विज्ञान यानी शरीर से संबंधित जानकारी से संबंधित विज्ञान की बात की है। इसके अलावा बाल मनोविज्ञान किस लिए? बाल मनोविज्ञान इसलिए ताकि जो भी पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों की का मनोविज्ञान समझ पाएँ। यानी आप जानते हो कि हर अवस्था का बालक, जैसे शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था कि बच्चों की विकासात्मक विशेषताएं होती हैं, तो उन विकासात्मक विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए कैसे बालक का स्वाभाविक विकास करें, इस बात की जानकारी हमें बाल मनोविज्ञान से मिलती है। तो इसलिए इन्होंने पाठ्यक्रम में उसको भी रखा है। इसके अलावा गृह विज्ञान को इन्होंने स्थान दिया है। तो गृह विज्ञान को स्थान इसलिए दिया है क्योंकि गृह विज्ञान में हमें उन बातों का ज्ञान होता है कि कैसे शिशु की सही ढंग से हम देखभाल करें, कैसे उसे पौष्टिक आहार प्रदान करें, ये सारी चीज़ों का उसमें थोड़ा सा ज्ञान मिलता है। इसलिए इन्होंने पाठ्यक्रम में गृह विज्ञान को भी स्थान दिया है। इसके अलावा सामाजिक व राजनैतिक कार्य के लिए इन्होंने इतिहास, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र,
इन विषयों को स्थान दिया है, क्योंकि इनका ये मानना है कि इतिहास, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र का अध्ययन करने से हमारे सोचने समझने का जो दायरा है वो बहुत विस्तृत हो जाता है और हमारे जीवन के जो सामाजिक और राजनीतिक पक्ष हैं इनका हमें विशद ज्ञान प्राप्त होता है, इसलिए इन्होंने इसको स्थान दिया है। इसके अलावा अवकाश का सदुपयोग, तो अवकाश के सदुपयोग के लिए इन्होंने कला, भाषा, साहित्य, संगीत और कविता को पाठ्यक्रम में स्थान दिया है, क्योंकि इनका ये मानना है कि अवकाश का सदुपयोग करना भी एक कला है और उसका कैसे सही ढंग से सदुपयोग किया जा सकता है, तो इसके लिए इन्होंने पाठ्यक्रम में कला, भाषा, साहित्य, संगीत और कविता को स्थान दिया। इसके बाद हम आते हैं प्रकृतिवाद तथा शिक्षण विधियाँ। तो अगर आप ये देखो तो प्रकृतिवाद, आधुनिक जितनी भी शिक्षण विधियां हैं उनमें मैक्सिमम शिक्षण विधियों में कहीं ना कहीं योगदान प्रकृतिवाद का है, क्योंकि प्रकृतिवाद ही वो विचारधारा है, सबसे पहली वो विचारधारा है जिसने बालक को क्रियाओं के माध्यम से सीखने पर बल दिया है, ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखने पर बल दिया है। तो क्रिया आधारित और खेल आधारित और बालकों के मनोविज्ञान आधारित शिक्षण विधियों की जो अगर बात करें तो उसमें सबसे अहम योगदान प्रकृतिवाद का है। तो अगर हम इसके आधार पर देखें तो उनका ये कहना है कि बालक को जिस क्रिया में आनंद की अनुभूति होती है और जिस क्रिया को करने में उसे मतलब अपनी इच्छा अनुसार वो करता है, किसी दबाव में नहीं करता, उस क्रिया को वो पूरे मन से करता है और अगर पूरे मन से करता है तो वो अपनी पूरी सारी ऊर्जा और सारा ध्यान एक ही क्रिया पर केंद्रित करता है और इस प्रकार से वो जिस भी कार्य को करेगा उसको बहुत अच्छे ढंग से सीखेगा और उस ज्ञान का वो अपने जीवन में उपयोग कर पाएगा। तो इसलिए इन्होंने कहा कि बालकों को मतलब रटने वाली शिक्षण विधियों पर इन्होंने बल नहीं दिया। इनका मानना है कि जो बालक रट के जो ज्ञान प्राप्त करता है वो ज्ञान बालक के जीवन में कभी भी काम नहीं आता, तो इसलिए इन्होंने क्रिया आधारित शिक्षण विधियों पर ज़्यादा बल दिया है। तो इसके आधार पर अगर हम देखें तो इन्होंने एक जो प्रमुख शिक्षण विधि की बात की है वो है निरीक्षण पद्धति। तो निरीक्षण पद्धति जैसे ऑब्जर्वेशन मेथड, जैसे कि नाम से ही जाहिर है, ये ऐसी शिक्षण विधि है जिसमें छात्र अपनी परिस्थितियों को, शैक्षिक परिस्थितियों को, पर्यावरण को या जो भी है उसका स्वयं निरीक्षण करके उसको वो सीखे। जैसे विज्ञान में ही है तो विज्ञान में होता है कि बालक खुद करके ज़्यादा से ज़्यादा क्रियाएं करता है और निरीक्षण करता है, उन निरीक्षणों के आधार पर अपने कॉन्सेप्ट डेवलप करता है। तो अगर देखा जाए तो निरीक्षण पद्धति को इन्होंने बहुत ज़्यादा महत्व दिया है। इसके अलावा अगर हम दूसरी पद्धति की बात करें तो आती है खेल पद्धति। तो खेल पद्धति जैसा कि हमने मनोविज्ञान में पढ़ा ही है कि शैशवावस्था और किशोरावस्था के बालक जो खास तौर से होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं और खेल में उनकी स्वाभाविक रुचि होती है। आपने देखा होगा जब इस आयु वर्ग के बच्चे खेलते हैं तो उन्हें दीन दुनिया का ज्ञान नहीं होता, सर्दी गर्मी का ज्ञान नहीं होता, न भूख का ज्ञान होता और वो खेल में ही पूरी तरह से मस्त होते हैं। उस समय उनको दीन दुनिया से कोई लेना देना नहीं होता, पूरी तरह से एकाग्र होते हैं वो अपने खेल में। तो मनोवैज्ञानिकों ने सोचा कि अगर उनकी इस योग्यता को या इनकी इन विशेषताओं को हम शिक्षण विधि के रूप में प्रयोग करें तो इसका बहुत अच्छा परिणाम आ सकता है। तो प्रकृतिवादियों ने इस बात पर बल दिया कि बालकों को खेल खेल के माध्यम से शिक्षित किया जाए तो शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होगी। इसके अलावा और भी हैं, जैसे ह्यूरिस्टिक पद्धति है। ह्यूरिस्टिक पद्धति मतलब खोज पद्धति। तो इसमें भी शिक्षक ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करता है जिसमें छात्र कुछ ना कुछ खोज करता है। इसके अलावा गाल्टन पद्धति है, मॉन्टेसरी पद्धति है। ये दोनों शिक्षण पद्धतियाँ भी ऐसी हैं जिसमें बालक ज़्यादा से ज़्यादा क्रियाएं करके सीखता है। इसके बाद आते हैं शिक्षक पर। तो ये शिक्षक के बारे में इनका प्रकृतिवादियों का ये मानना है कि चूँकि शिक्षक भी इसी दूषित समाज का अंग होता है तो उसमें भी वो समस्त बुराइयां होती हैं जो कि समाज में है। तो इसलिए इन्होंने शिक्षक को छात्र के डायरेक्ट संपर्क में आने के लिए मना किया। इनका ये कहना है कि शिक्षक का कार्य केवल परिस्थितियों का निर्माता होना चाहिए, यानी वो परिस्थितियों का निर्माण करे और बालक उन परिस्थितियों में स्वाभाविक रूप से क्रियाएं करे
और क्रियाएं करके सीखे। शिक्षक छात्र का बहुत ज़्यादा आपसी संबंध नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनका ये मानना है कि जो शिक्षक में जो कृत्रिमता है, समाज में जो कृत्रिमता है, वो कृत्रिमता कहीं ना कहीं शिक्षक में भी होगी और उस शिक्षक के माध्यम से छात्र में ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो इसलिए इन्होंने पाठ्यक्रम के निर्माण में या मतलब अगर देखा जाए तो उसके लिए इन्होंने ये कहा है कि शिक्षक को पाठ का विकास इस तरह से करना चाहिए कि केवल वो परिस्थितियों का निर्माता हो, ना कि डायरेक्ट कांटेक्ट में बच्चे के आए। जैसे एक इस सेंटेंस से ये साबित होता है कि प्रकृतिवादी शिक्षक का कार्य ड्रामा की स्टेज को तैयार करके स्वयं अभिनेता के रूप में कार्य न करके केवल बालक रूपी अभिनेता को अपना पाठ खेलने के लिए सहानुभूतिपूर्ण सक्रिय रूप से बालक की क्रियाओं का निरीक्षण करना और उसकी सहायता करना है। तो अगर आप ये देखो तो इसमें शिक्षक का ये रोल है कि केवल वो ड्रामा की स्टेज तैयार करे। मतलब जैसे डायरेक्टर होता है तो वो पूरा जो भी जैसे मूवी बनती है, नाटक होता है, तो उसका पूरा संचालन करता है, लेकिन अपना खुद रोल नहीं प्ले करता है, वो पर्दे के पीछे होता है। तो यही कार्य शिक्षक का प्रकृतिवादियों ने माना है कि शिक्षक का कार्य पर्दे के पीछे होना चाहिए, केवल परिस्थितियों का निर्माता होना चाहिए और बालक ज़्यादा से ज़्यादा उन परिस्थितियों में क्रियाएं करके सीखे। तो ऐसी शिक्षण प्रक्रिया ज़्यादा प्रभावशाली होगी। इसके अलावा अगर हम देखें तो अनुशासन की बात करें तो अनुशासन के बारे में इनका ये कहना है कि अनुशासन का आधार आनंद व दुख होना चाहिए, यानी प्राकृतिक अनुशासन की इन्होंने बात कही है। इनका ये कहना है कि अगर बालक कोई अच्छी क्रिया करेगा तो प्रकृति उसे पुरस्कार प्रदान करेगी, यानी उसे सुख और संतुष्टि की फीलिंग आएगी, और इसके विपरीत अगर वो कोई गलत कार्य करेगा तो प्रकृति उसे दंडित करेगी। तो इसलिए इनका ये कहना है कि सुख दुख के आधार पर बालक को जब कुछ कष्ट का अनुभव होगा तो जाहिर सी बात है उस क्रिया को करना छोड़ देगा, और जिस क्रिया को करने से उसे आनंद की अनुभूति होगी उस क्रिया को बार बार करेगा। तो इस तरह से प्रकृति खुद उसे कंट्रोल करेगी। इन्होंने किसी भी तरह के दंडात्मक या कठोर अनुशासन की बात नहीं की और किसी तरह से डायरेक्ट अनुशासन की बात नहीं की। इन्होंने कहा बालक क्रियाएँ करे और क्रियाओं के आधार पर जो उसे सुख दुख का अनुभव होगा उसके आधार पर वो सही और गलत क्रियाओं का चुनाव करेगा और उसके आधार पर विभेदीकरण कर पाएगा और गलत क्रियाओं को छोड़ देगा और सही क्रियाओं को अपना लेगा। फिर इसके बाद अगर देखा जाए तो विद्यालय के लिए इन्होंने कहा कि मतलब विद्यालय ऐसी जगह पर होने चाहिए जो प्रकृति के वातावरण में हो। सर्वश्रेष्ठ विद्यालय वो होंगे जो प्रकृति के स्वाभाविक वातावरण में हो, और यहाँ पर इन्होंने समय सारणी का प्रयोग न करने की सलाह दी है, क्योंकि इनका ये मानना है कि अगर समय सारणी का हम प्रयोग करेंगे तो बालक का जो स्वाभाविक विकास है उसमें कहीं ना कहीं बाधा पहुँचेगी, बालक कुंठित होगा। मान लीजिए अगर बालकों का खेलने का मन है उस समय तो वो खेलें, ना कि उन्हें ज़बरदस्ती टाइम टेबल में बांधा जाए। इसके अलावा इनका कहना है कि शिक्षक को ज्ञान ज़बरदस्ती नहीं ठूंसना चाहिए, मतलब दिमाग में ज़बरदस्ती ज्ञान भरने का प्रयास नहीं करना चाहिए। इसके अलावा इन्होंने सहशिक्षा की बात की है। सहशिक्षा की बात इसलिए की है क्योंकि इनका ये मानना है कि जब आगे चलकर स्त्री पुरुष को साथ में ही रहना है तो उसे मतलब यहाँ पर लड़कों के लिए अलग विद्यालय और लड़कियों के लिए अलग विद्यालय होना ये कहीं ना कहीं मूर्खतापूर्ण है। तो इनका ये कहना है कि सहशिक्षा होनी चाहिए, सहशिक्षा होने से वो एक दूसरे को बेहतर समझ पाएंगे। इसके अलावा इन्होंने परीक्षा का भी विरोध किया है। परीक्षा का विरोध इसलिए किया है क्योंकि इनका ये कहना है कि परीक्षा से बालकों में तनाव की स्थिति आती है, तो इस तरह से इन्होंने परीक्षा का भी विरोध किया है। तो ये हम लोगों ने इस आधार पर अगर देखा जाए तो प्रकृतिवाद के सिद्धांतों पर आधारित अगर हम देखें तो समर हिल स्थित नील का स्कूल है, ये प्रकृतिवाद के पूर्णतः सिद्धांतों पर आधारित है। और जो हमारा रविन्द्रनाथ टैगोर है, इनका विश्व भारती शिक्षा निकेतन है, ये भी कहीं ना कहीं प्रकृतिवादी सिद्धांतों पर आधारित है। तो ये इसके बहुत अच्छे उदाहरण हैं। तो आज की कक्षा में इतना ही। कल हम लोग प्रकृतिवाद का मूल्यांकन करेंगे और इसी के साथ ये प्रकृतिवाद समाप्त हो जाएगा, ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को जो भी हम लोग अध्ययन करते हैं वो समझ में आ रहा होगा। फिर भी किसी छात्र को कोई समस्या है तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।